गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने डीजीएमएस के एग्ज़ाम 2015 में पूछी गई प्रश्न जो वेंटिलेशन सब्जेक्ट थी उसको 30 नंबर तक को अपलोड किया था। आज की क्लास में आप 31 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन को अपलोड होता हुआ देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए, स्क्रीन शेयर करने से पहले 31 नंबर क्वेश्चन को शेयर करने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में जो भी डाउट हो उसको कमेंट्स दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो यहां पर जो 31 नंबर क्वेश्चंस कह रही है वो एटकिंसन फॉर्मूला पर कह रही है। एटकिंसन फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग P बराबर के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें K जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, S जो है रबिंग सरफेस है, Q जो है क्वांटिटी ऑफ एयर इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है, A जो है एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से ये जो एटकिंसन फार्मूला जिसको लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन कहती है वो किस फ्लो के लिए होता है, लेमिनार फ्लो के लिए होता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है या अन्य किसी के लिए होता है। लेमिनार फ्लो किसको कहते हैं, जब एक सरल रेखा में कोई फ्लूइड फ्लो होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमिनार कहते हैं। और अगर जिगजैग मोशन में फ्लो होती है तो इस तरीके का फ्लो जो होता है क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो होता है। और अगर किसी गैलरी में, जब आप अंडरग्राउंड की गैलरी में चलते हैं तो साइड में जो फ्लो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी फ्लो होती है, जो हवा फ्लो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी फ्लो होती है, लेकिन जब बीच में फ्लो होती है वो लेमिनार होती है। तो इस तरीके का जो मिक्स फ्लो होता है जिसको हम लोग जो है इस तरह से लेमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन फ्लो जो होती है, जिसको हम लोग अपन देखेंगे, ये जो ऑप्शन हुई है उसके तहत वो एटकिंसन फार्मूला कौन से फ्लो के लिए ये सुटेबल है, तो ये लागू होती है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, मेरे कर्सर के साथ आप नज़र को मूव कीजिए और प्रश्न को समझते हुए आंसर को देने का प्रयास कीजिए। तो ये एफएमसी 2015 वी का 31 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एटकिंसन इक्वेशन P बराबर आर क्यू स्क्वायर, आर के जगह पे के एस बटे ए क्यू कह देंगे तो P बराबर के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू हो जाता है। इज अप्लीकेबल फॉर लेमिनार फ्लो ओनली, फुली टर्बुलेंट फ्लो ओनली, लीकेज पाथ ओनली, बोथ लेमिनार एंड फुली टर्बुलेंट फ्लो ओनली, नन। तो यहाँ पर लेमिनार फ्लो ओनली के लिए ही एटकिंसन फार्मूला लागू होती है, जिसको अगर मैं यहाँ पर दिखाई दे रही है रेफरेंस के तौर पर पेज 59 ऑन मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन सिलेबस यूट्यूब चैनल। तो आप अगर रेगुलर स्टडी करना चाह रहे हैं, एग्जामिनेशन पास करके दिखाना चाह रहे हैं, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पाना चाह रहे हैं, तो मिश्रा सर 03 जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और 59 नंबर पेज जो इसकी सिलेबस है उसको मैं अगर शेयर कर दूं तो वहां पर आप जो है देख सकते हैं 59 नंबर पेज पर कि इसके बारे में क्या कहा है, एटकिंसन फार्मूला के बारे में। तो ये आपको 58 दिख रही है, तो मैं ले आता हूं 59 नंबर का पेज। तो ये 59 नंबर का पेज ले आ गया हूं, कल भी इसको मैं शेयर किया था। देखिए, लॉ ऑफ एयर फ्रिक्शन जो लेमिनार फ्लो के लिए होती है, आप इसको स्लाइड शो के तहत मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं, आप भी जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये जो व्हेन एयर पासेस इन ए माइन इट हैज ओवरकम द फ्रिक्शन ऑफ द वाल, ये जो है वाल के फ्रिक्शन को ओवरकम करती है ऑफ द शाफ्ट इंक्लाइन एंड आल्सो ऑन द फ्लोर, रूफ एंड साइड ऑफ द रोडवे। तो इनके रास्ते में आने वाले फ्रिक्शन को ये ओवरकम करते हुए हवा पहुंचती है फेस के पास। द प्रॉप्स, बार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को भी जो फ्रिक्शन पैदा करती है उसको पैसेज के रास्ते में जो रहती है उसको भी पहुंचते हुए फेस पर पहुंचती है। लॉज विच गोवर्न्स द पैसेज ऑफ एयर इन माइन से P बराबर के एस वी स्क्वायर बाई ए या P बराबर के एस वी क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू। तो ये फार्मूला लेमिनार फ्लो के लिए होती है। और बाकी ये जो राइट साइड वाली है इससे भी 3 से 4 प्रश्न आपके 2025 वाले एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी, जो आप प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के कैंडिडेट। चलिए, मैं आता हूं फिर से उसी प्रश्न पर जिस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे।
तो पेज नंबर 59 पर देख लिए। अब आइए 32 नंबर के प्रश्न पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर 31 का 1 को आप टिक लगा लिए होंगे। 32 नंबर में देखिए क्या कह रहा था, साइज एंड स्पीड। मैं स्लाइड्स होके तो बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो जाएगी। द साइज एंड स्पीड ऑफ रोटेशन बीइंग द सेम, द हेड डेवलप्ड इज मैक्सिमम। यानी कि जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर की बात की जा रहा है कि उसका साइज और स्पीड का जो रोटेशन का जो स्पीड है और जो साइज है वो सेम है। तो हेड डेवलप जो होती है मैक्सिमम किसकी होती है, एक्सियल फ्लो फैन की होती है, बैकवर्ड ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल फैन की होती है, रेडियल ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल फैन की होती है, फॉरवर्ड ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल फैन की होती है, नन ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन की होती है सेंट्रीफ्यूगल फैन की, जो यहाँ पर मैं कट पेस्ट दिया हूँ। साथ ही जो पेज नंबर 70 जो ऑन मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन सिलेबस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, तो वो मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन सिलेबस आप पेज नंबर 70 पर जा करके स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही पेज नंबर 2.32 और न्यूमेरिकल एग्जांपल ऑफ ईएमटी का जो पेज है, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी सेकंड वॉल्यूम, उसके 2.32 पेज पर भी इसकी जो है चर्चा की गई है कि फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन की जो प्रेशर डेवलप होती है, जिसको थ्योरेटिकल डिप्रेशन एच से हम लोग निकालते हैं, यू ब्रैकेट में यू प्लस माइनस V1 कॉट थीटा बाई जी वाले फार्मूला से, तो उसमें हम लोग को फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन की ज़्यादा मिलती है, क्योंकि प्लस माइनस में फॉरवर्ड का प्लस होता है, तो वहाँ पर हम लोग को फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन की जो है ज़्यादा मिलती है। तो ये आपने देख लिया प्रेशर डेवलप किसका, एक्सेल फ्लो सॉरी फॉरवर्ड ब्लेडेड सेंट्रीफ्यूगल फैन का। बैकवर्ड ब्लेडेड में क्या हो जाता है, वो हो जाता है जिसको फार्मूला मैं चर्चा कर रहा हूँ आगे आने वाले प्रश्न पर। चलिए, ये आपके सामने दिखाई दे रही है क्लासेस ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल, कॉन्टैक्ट नंबर 9308036315। इस पर रेगुलर क्लासेस चल रही है विनिंग एंड वर्किंग वेंटिलेशन लेजिस्लेशन ओवरमैन मशीनरी की, और वेंटिलेशन की क्रैश कोर्स ये 9/4/25 से 23/4/25 के बीच में स्टार्ट हो गई है। मशीनरी का 9/5/25 से 23/5/25 के बीच में स्टार्ट होगी, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 33 नंबर क्या करिए, इफ द ब्लेड एंगल ऑफ द मेन फैन इज इंक्रीज्ड द प्रेशर डेवलप्ड बाय द फैन। मतलब ब्लेड का जो एंगल होता है, जैसे आपके छत में सीलिंग फैन लगी हुई है, वो एक मुड़ी हुई रहती है, एक पर्टिकुलर एंगल पर रहती है। अगर उसका एंगल को आप ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो वो हवा पर्टिकुलर नहीं दे पाती है। तो बढ़ाने या घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है एंगल को, वही यहाँ पर प्रश्न पूछी जा रही है। इफ द ब्लेड एंगल ऑफ द मेन फैन इज इंक्रीज, अगर ब्लेड एंगल को बढ़ा दिया जाता है तो प्रेशर डेवलप्ड बाय द फैन इज क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं जो दिया हूँ ऑप्शन तो आप देख ही लीजिए, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो सकती है, रिमेन्स अनचेंज होते हैं, नन ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पर दिख रही है कि ये जो आपको दिख रही है इनलेट, यानी कि यहाँ से हवा घुस रही है, ये पंखे का इनलेट है। और ये जो बाहरी वाली जो दिखाई दे रही है इनलेट के जस्ट बाहर, ये ब्लेड दिखाई दे रहा है। ये ब्लेड का जो मोड़ है, कर्व है, ये आपके किस डायरेक्शन में है, जो रोटेशन है, केसिंग का जो रोटेशन है उसके डायरेक्शन में, इसलिए फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन हो गई। तो फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन के लिए ब्लेड जो का जो टिप होता है, टिप के पास जब उस सर्कल जो केसिंग होती है, उस सर्कल से जब हम लोग टेंजेंट खींचते हैं, तो जैसे आपके यू जो दिखाई दे रही है ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट से जो ब्लेड का जो टिप से जो डायरेक्शन V1 है उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इस थीटा को ही हम लोग ब्लेड एंगल बोलते हैं, और इसको बढ़ा देने से क्या होता है, तो इसके लिए फार्मूला H बराबर, जिसको थ्योरेटिकल डिप्रेशन बराबर हम लोग कहते हैं, U मतलब कि पेरिफेरल स्पीड, ब्रैकेट में पेरिफेरल स्पीड प्लस माइनस V1 यानी रेडियल वेलोसिटी कॉट ब्लेड एंगल, कॉट थीटा मतलब ब्लेड एंगल बटे में G। तो यहाँ पर जो U की वैल्यू है और V1 की वैल्यू है और थीटा की वैल्यू है, उसको पुटअप करते हैं तो आपको आता है क्या चीज, थ्योरेटिकल डिप्रेशन H, जिसमें स्पेसिफिक डेंसिटी की जो हवा की 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर होती है उसको आप गुणा करते हैं, तब जाकर के प्रेशर आती है। तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर यहाँ पर देखिए मैं, थीटा इज ग्रेटर देन HRP इज ग्रेटर देन फॉर बैकवर्ड ब्लेडेड के लिए तो ये प्रेशर बढ़ जाती है, लेकिन जैसे कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू 1.73 है, कॉट 45 डिग्री की 1 होती है, कॉट 60 डिग्री 1/√3 होते हैं, कॉट 90, यानी कि थीटा के वैल्यू बढ़ते रहने से जो कॉट की वैल्यू है वो कम होती जाती है। कॉट की वैल्यू जो होती है, कॉट थीटा की वैल्यू बढ़ने से कॉट की वैल्यू कम होती जाती है, तो कम होती जाती है तो 90 पर 0 हो जाती है। 90 पर 0 होने से जो रेडियल ब्लेडेड होती है वो एकदम सीधा होती है, यानी कि टेंजेंट और जो V1 के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। तो उस केस में
जीरो नहीं 90 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में एच की वैल्यू जो होती है यू स्क्वायर बाई जी हो जाती है, क्योंकि ये वाला वैल्यू टोटल जीरो हो जाता है। उसी तरह से जो आपकी यू स्क्वायर बाई जी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं लिखा हूँ थीटा इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड देन पी इज लेस देन, फॉरवर्ड ब्रेडेड के लिए प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाती है। तो ये बैकवर्ड ब्रेडेड के लिए आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बैकवर्ड ब्लेडेड फैन ही ज़्यादातर यूज की जाती है, तो यहाँ पर अपन बैकवर्ड ब्लेडेड फैन इंक्रीज वन आंसर को टिक लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, ए हार्ड वर्किंग मैन कंज्यूम्स 2 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर ऑफ मिनिमम पर मिनट क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ ऑक्सीजन। द रिक्वायर्ड एयर क्वांटिटी इन क्यूबिक मीटर पर मिनट कंटेनिंग 21% ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू बी सप्लाई टू द वर्किंग प्लेस पर मिनट सो एज टू कीप द लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सॉल एयर एट 19% विल बी। तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग कर रहा एक आदमी है जो 2 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर मिनट से ऑक्सीजन जो है कंज्यूम कर रहा है, और रिक्वायर्ड एयर क्वांटिटी जो है उसको पूछा जा रहा है कि रिक्वायर्ड एयर क्वांटिटी क्या होगी अगर इतना कंज्यूम कर रहा है तो क्यूबिक मीटर पर मिनट में, और जिसमें कि ऑक्सीजन जो है 21% कंटेन रहे, और जबकि एक्सॉल एयर में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जा रही है वो 19% हो जा रही है। तो मैं इसको बोर्ड पर आकर के अब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और हार्ड वर्किंग करते हुए आपको जो इनहेल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं एयर, उसकी वैल्यू दिया हुआ है, और साथ में जो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो आपको कितनी है, O2 की परसेंटेज आपको जो 21% है, O2 जो कि हम लोग कंसंट्रेशन कहें, कंसंट्रेशन ऑफ O2 कहें, तो वो कितनी है, 21% आपको उसमें दिया हुआ है इनहेल में, और एक्सहॉल में आपको 19% दिया हुआ है। तो 19% घटा देते हैं तो 0 पॉइंट यहाँ पर कितनी हो जाती है, 2% हो जाती है। और 2% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 0.02%। इसी को आप लिख सकते हैं 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो हो गई ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन, और ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना हो रहा है, कंजम्पशन ऑक्सीजन O2 कितनी हो रही है, 2 × 10⁻³ क्यूबिक मीटर पर मिनट हो रही है, क्यूबिक मीटर पर मिनट हो रही है। आपसे पूछा है कि एयर फ्लो रेट आपसे पूछा है, जो कि इन क्यूबिक मीटर पर मिनट में ही पूछा है, क्यूबिक मीटर पर मिनट में ही पूछा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो अपन कंजप्शन O2 है, कंजप्शन O2 है, उसको डिवाइड कर देते हैं कंसंट्रेशन O2 से। तो ये जो होती है आपका 2 × 10⁻³ बटे में 2 × 10⁻², या इसी को आप लिख सकते हैं 0.0002 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 0.002 लिख सकते हैं। तो ये -3 है, तो एक जीरो यहाँ नहीं रहेगी, हम लोग को ये 10⁻³ है तो ये रहेगी, और एक जीरो यहाँ नहीं रहेगा। आपको ये देख सकते हैं कि इसको जब भाग देंगे 0.02 को इससे, तो आपको क्या आता है, यहाँ पर आएगी 0.1 आती है। तो 0.1 वाला ऑप्शन कौन सी है, जो कि फ्लो रेट जो क्यूबिक मीटर पर मिनट में होगी वो 0.1 क्यूबिक मीटर पर मिनट की बात की जाएगी, यानी डिवाइड कर दिए हैं आप। यहाँ पर भी आप ऑप्शन 1 को चूज करेंगे जो 0.1 है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। 34 नंबर की जो यहाँ कट टैग लगी हुई उसको अगर हटा दूँ, यहाँ पर भी आप टैग के हटाने पर आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रही है, तो इसको भी आप देख कर समझ सकते हैं। तो चलिए मैं अगले प्रश्न पर फिर से आता हूँ। तो ये 33 नंबर कर चुके हैं, 34 नंबर कर चुके हैं, अब आते हैं 35 पर। तो ये मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूँ 35 को। अब पढ़िए मेरे कर्सर के साथ और नज़र को मूव करते हुए समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है,
एफएमसी 2015 का वेंटिलेशन का 35 नंबर। इफ हायर डैम्प इमिशन रेट इज 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट एंड इट इज proposed to be brought down to 0.5% by circulating air, the approximate air quantity will be। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो फायर डैम्प इमिशन आपके फेस से हो रही है 5 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट हो रही है, और ये प्रपोज की गई है कि इसको आपको 0.5% तक नीचे लेकर के आना है। तो एक हवा कितना बढ़ाएंगे, तो हवा रिक्वायर्ड एयर क्वांटिटी के लिए ये जो आपको इमिशन हो रही है और जो आपको डाउन करना है उससे डिवाइड कर दीजिए, लेकिन परसेंटेज में नहीं, फ्रैक्शन में। तो 0.5% ऑफ 5 लिखा हूँ, जो आपको मीथेन निकल रही है उसको आपको डाउन करिए 0.5% लाना है। तो 5 क्यूबिक मीटर को पर मिनट को आप 0.005 से भाग देते हैं, क्योंकि 5% आप 5 का 5% 0.5% निकालेंगे तो 0.005 आती है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1000 क्यूबिक मीटर पर मिनट आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो दी हुई है पर सेकंड में दी हुई है 1000 क्यूबिक मीटर दी पर मिनट दी रहती तब तो उसको टिक लगा देते, लेकिन नहीं दी है। आप इसको 60 से डिवाइड कीजिए 60 से पर सेकंड निकालने के लिए। मिनट की जगह पे आप अगर सेकंड रखते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 16.67 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आती है। इस तरह से दूसरा नंबर आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। क्या कह रहा है? मेजर्स ऑफ रिस्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस आई एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस ऑकरेंस सी बाई। कहने का मतलब कि जैसे ही आप कॉन्सिक्वेंसेस लाइक्लीहुड की बात करते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 104 सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जिसमें रिस्क को स्कोर करके आइडेंटिफाई करने की बात कही गई है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद रैंक तैयार कर, इसको रिस्क स्कोर तैयार करने की बात की है। रिस्क स्कोर के बाद रिस्क रैंकिंग तैयार करने की बात की गई है। रिस्क रैंकिंग तैयार करने के बाद उसके मेजर्स लेने की बात की गई है। मेजर्स लेने के बाद मेजर्स तैयार करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। फिर रिव्यू करने की बात की गई है। तो ये किसके तहत की जाती है रिस्क स्कोर? ये जो डीजीएमए सर्कुलर जो 2002 में सर्कुलर नंबर जो 13 थी उसके तहत की जाती है, जिसमें जो रिस्क स्कोर की फार्मूला होती है उसको मैं कहता हूं पेक, PEC, पेक, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकलीहुड इनटू हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस भी कहते हैं, लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर रिस्क स्कोर बराबर लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि सी से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस को। तो आप इनमें से जो फार्मूला दी हुई है उसको आप कर लीजिए, लेकिन इसकी पूरी डिटेल जो लिंक दिखाई दे रही है मैं स्क्रीन पर जो दिया हूँ, या आप जनरल यूट्यूब में भी सर्च इंजन में जाकर के बोलेंगे रिस्क स्कोर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, रिस्क स्कोर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो तुरंत वीडियो खुल जाएगी और ये लिंक जो दिखाई दे रही है वो आपको चालू हो जाएगा। और वैसे पेज नंबर 194 ऑन मिश्रा सर 03 भी सिलेबस पर भी हम लोग जाकर के वहाँ स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिंक को दबा दूं तो वो जो है आपको चालू हो जाएगी, जो प्रीवियस वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो पर अपलोडेड है। तो ये जो है चालू हो गई है, और पिछले साल मैं इसको अपलोड किया था, तो इसको मैं बढ़ा करके दिखाता हूं। रेगुलेशन 104 रेगुलेशन 104 इसके कीवर्ड और की नंबर का स्टडी करेंगे, जो कि माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है यहाँ देख रहे हैं 13/2002 और रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और 104 नंबर SMP को बताने का प्रयास किया हूँ। तो इसको आप देख करके पूरा स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको अभी मिनिमाइज करके उस पर आता हूँ, इसको आप स्टडी कर लेंगे। बोलना पड़ेगा, लेकिन आपको ये लिंक दबाने से शायद चालू नहीं होगी, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा क्या चीज, रिस्क स्कोर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। तो जनरल यूट्यूब में भी ये खुल जाएगी। वैसे यहाँ पर पेज नंबर 194 मिश्रा सर का जो 03 वेंटिलेशन सिलेबस है उसको मैं अगर 194 पेज को अगर खोल डालूँ मिश्रा सर का जो वेंटिलेशन सिलेबस की है, तो वहाँ पर भी आप जो है जाके स्टडी कर सकते हैं। 194, तो ये मैं 194 पर आ गया। देखिए यहाँ पर भी जो है रिस्क असेसमेंट एंड एनालिसिस विथ रेफरेंस टू माइन इन्वायरमेंट SMP, ये DGMS की सिलेबस है, जिसमें रेगुलेशन 104 DGMS सर्कुलर 13/2002 की स्टडी की जाती है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही ये जो लिंक दिख रही है जो अभी मैं बताया रिस्क असेसमेंट ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास पर, ये अवेलेबल है। रैंकिंग रिस्क स्कोर करते हैं तो लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस,
इसी की फार्मूला आपसे प्रश्न में पूछी हुई है। और लाइक्लीहुड जो होता है प्रोबेबिलिटी इंटू एक्सपोजर होता है। तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है और एक्सपोजर की भी मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है, कॉन्सिक्वेंसेस की भी मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है। तो इन तीनों को अगर आप गुणा करते हैं तो 500 मैक्सिमम वैल्यू 500 आती है। और जब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो मैं लास्ट में लिखा हूँ इनएडिक्वेट लाइटिंग के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर 0.1 आपकी किसकी हो गई, प्रोबेबिलिटी की हो गई, संभावना की हो गई। 0.02 किसकी हो गई, एक्सपोजर की हो गई, कितना टाइम एक्सपोज्ड रहता है, फैटल होती है तो उसको 10 लेते हैं, और अगर बहुत ही कम लॉस हुई है तो 0.02 लेते हैं। इसी तरह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है बार बार होती है तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0.0001 लेते हैं और इसको गुणा करने पर 2 × 10⁻⁻7 आती है। तो हाई रिस्क किसको कहते हैं, 200 से अधिक जब आती है तो उसको हाई रिस्क वाला डेंजर कहा जाता है, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने की बात की जाती है। तो ये जो सिलेबस के तहत और इसकी डिटेल की स्टडी हम लोग करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि यहाँ पर आप 36 नंबर को टिक लगा लेंगे। कौन सी, जो कि I/C लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंसेस, तीसरा नंबर को टिक लगाएंगे। आगे आइए 37 नंबर को स्लाइड से मैं बड़ा करता हूँ। पहले 1 kg ऑफ मीथेन 39 नंबर है, तो हम लोग 39 नंबर पर ही थे, नहीं हम लोग 37 पर थे। तो 37 पहले हम लोग देख लेते हैं। 37 स्लाइड शो मैं बड़ा करता हूँ। विथ नॉर्मल डाइट एंड रेस्ट इन बेड द रेस्पिरेटरी कोसेंट इज अराउंड, मतलब आप नॉर्मल डाइट लिए हैं, बेड पर रेस्ट कर रहे हैं, तो जो रेस्पिरेटरी कोसेंट कितना होती है, तो ये 0.8 से 0.9 के बीच होती है, अराउंड 1 रहती है। क्या होती है ये रेस्पिरेटरी कोसेंट, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ CO2 बटे में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉल्ड जो हम लोग करते हैं, मुंह से निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उनका रेशियो ही कहलाता है क्या, रेस्पिरेटरी कोसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉल्ड बटे ऑक्सीजन इनहेल, जो कि 0.8 रहती है नॉर्मल पर्सन के लिए। तो ये जो है यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये ग्लूकोज हम लोग चावल रोटी खाते हैं, उसमें ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल पानी बनता है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी कोसेंट होती है वो CO2 आपको 6 मॉलिक्यूल्स हो रही है और ऑक्सीजन जो है 6 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 1 के अप्रॉक्स आती है। जबकि फैट का देखते हैं तो यहाँ पर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जो ऑक्सीजन है 23 मॉलिक्यूल्स होती है, तो उसका 0.7 आता है। उसी तरह से प्रोटीन का एवरेज 0.8 आता है। तो रेस्पिरेटरी कोसेंट हम लोग देखें, हम लोग का 0.85 के अप्रॉक्स नॉर्मल बेड पर रेस्ट करते हुए जब नॉर्मल डाइट लेते हैं तब होती है। 37 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक कूलिंग पावर ऑफ द माइन एयर डिपेंड ऑन। स्पेसिफिक कूलिंग पावर मतलब कि माइन की हवा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को कंफर्टेबल कंडीशन प्रदान कर सके, फेस पर आराम से कंफर्टेबली काम कर सके, फेस से जल्दी काम करके भागने का कोशिश न करें। तो ऐसा हवा वहां पर आप लेवल करने हुए, तो उसके लिए वो किस पर निर्भर करती है, ये प्रश्न पूछा है। डिपेंड ऑन स्पेसिफिक कूलिंग पावर ऑफ ए माइन एयर डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो जो हाइग्रोमीटर से हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करते हैं, उस पर डिपेंड करती है। साथ ही हवा की गति कितनी होती है उस पर डिपेंड करती है। साथ ही स्किन का टेम्परेचर आपका कितना है, पर्सन टू पर्सन थोड़ी बहुत 1 डिग्री के अप्रॉक्स आसपास वेरी करती है, तो वो स्क्रीन का टेम्परेचर डिपेंड करता है। साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, क्या है उस जगह का, ये 5 चीजों पर हमारा स्पेसिफिक कूलिंग पावर ऑफ माइन डिपेंड करती है। कौन कौन सा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, स्किन टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 5 चीजों पर डिपेंड करते हैं माइन हवा का स्पेसिफिक कूलिंग पावर, जिसके लिए लिंक आप नीचे में दिखाई दे रही है। कांटा थर्मोमीटर की सहायता से हम लोग उसको मेजर करने का काम करते हैं। और एक कांटा थर्मोमीटर की जो डिटेल्स है, कांटा फैक्टर निकालने या उससे संबंधित जैसे ही कांटा थर्मोमीटर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहेंगे तो आपको वो वीडियो जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास पर पहले से अपलोडेड है वो खुल जाएगी, या फिर मैं यहाँ पर मैं यहाँ साथ में लिखा, पहले तो अपन देख लेते हैं। स्पेसिफिक कूलिंग पावर ऑफ द माइन एयर डिपेंड ऑन 1 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, तो करेगी ही, लेकिन ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, रेडिएंट टेम्परेचर, यहाँ पर रेडिएंट टेम्परेचर ही जो है क्या कहलाती है, इफेक्टिव टेम्परेचर कहलाती है, तो यहाँ पर वो डिपेंड नहीं करेगी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, रेडिएंट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये जो है आपको तीसरा कही गई है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्किन टेम्परेचर, तो यहाँ पर चौथा ही इसके राइट आंसर है, चौथा को टिक लगाइए।
दबाइए और इसको अगर आप चालू करते हैं तो वो जो वीडियो अपलोडेड है किसका, काटा थर्मामीटर का, वो जो है चालू हो जाती है और आप बोल करके निकाल सकते हैं। माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में, आज की वीडियो में आप अंडरग्राउंड माइन में काम करते हैं, जो हमारे वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए कंफर्टेबल कंडीशन है कि नहीं, ये जानने के लिए हम जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं उस इक्विपमेंट के बारे में जानने वाले हैं, उसका फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, जिसका नाम है काटा थर्मामीटर। तो ये वीडियो आप कांटा थर्मामीटर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास का करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप 38 नंबर में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 को टिक लगा चुके हैं। और ऑल्सो रीड इफेक्टिव टेम्परेचर, तो ये इफेक्टिव टेम्परेचर भी इस पर आप रीड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 39 नंबर का क्या कह रहा है, 1 kg ऑफ मीथेन ऑन कंप्लीट कंबस्टन प्रोड्यूसेस, मतलब 1 kg मीथेन आप हाथ में लिए हुए हैं, किसी बर्तन में लिए हुए हैं, तो उसको जलाने पर, पूरी तरह से जलाने पर कितना हीट प्रोड्यूस होती है। तो याद रखिए 55,685 55,500 किलो जूल पर केजी के रेट से हीट निकलती है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ मीथेन, मास ऑफ मीथेन 1 kg है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ मीथेन 55.5 मेगा जूल पर केजी होती है, या 55,500 किलो जूल पर केजी होती है। तो आप यहाँ पे 55,685 4 को, ऑप्शन 4 को टिक लगाएंगे। वैसे पेज नंबर 42 मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन सिलेबस, अगर आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वेंटिलेशन या अन्य सब्जेक्ट की तैयारी को पक्का कर सकें, सर्टिफिकेट गेन कर सकें। 40 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है, सीओ मेक ऑफ मोर देन, सीओ कितना से अधिक लीटर पर मिनट बनती है, तो इंडिकेट दैट द हीटिंग इज वेल डेवलप, तो हीटिंग जो है वेल डेवलप्ड हो गई है, एंड अर्जेंट एक्शन मस्ट बी टेकन, और अर्जेंट एक्शन टेकन करने की जरूरत है। वैसे सीओ जब कितना परसेंट से अधिक होती है, जिसको हम लोग परमिसिबल लिमिट तो 0.005% या 50 ppm कहते हैं, लेकिन उससे अधिक होती है और आग लगने के बाद ही इससे की अधिकता होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर ग्राम्स रेशियो से हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं, जो कि 2% ग्राम्स रेशियो होती है, जो अप्रोचिंग टू इग्निशन, अप्रोचिंग टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग हम लोग कहते हैं, अप्रोचिंग टू एक्टिव फायर कहते हैं। तो ये 2% में होती है, और ये 2% वाला जो लीटर पर मिनट की बात की जा रही है, जिसमें ओ रोका द्वारा पेशेंट रिसीव्ड बिटवीन द 20 to 30 लीटर पर मिनट। तो एवरेज हाई फ्लो नौसाल कैनुला, हाई फ्लो नौसाल कैनुला थेरेपी वाज यूज्ड फॉर द 7 आवर पर डे जो है 7 घंटे ये हाई फ्लो नेसुला कैनुला नौसाल कैनुला थेरेपी स्टार्ट की जाती है जब किसी व्यक्ति के अंदर अगर सीओ प्रवेश कर जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ये व्यवस्था की गई है, ये ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन हीटिंग अगर वेल डेवलप्ड मानी जाएगी तो 20 से 30 लीटर आप ऑप्शन 2 को टिक लगाएंगे। तो इसके आगे की जो प्रश्न है मैं कल की वीडियो में अपलोड करूंगा, जैसे इनपुट पावर मोटर कंजप्शन इन अ माइन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, मतलब कि जो बिजली की बिल आपके पंखे के चलने से होती है तो उसका कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं मोटर पावर को, उसके आगे की वीडियो को मैं कल अपलोड करूंगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलता रहे और आप उसकी स्टडी करके एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पा सके। फ्रेंड्स थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।